नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। 72 बीपीएससी नोटिफिकेशन की बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि कब आएगा। बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। इसी मंथ में आ जाना चाहिए। इस मंथ के जो लास्ट वीक है उसमें आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। पिछले साल जो एग्ज़ाम सितंबर में हुआ तो उसके लिए नोटिफिकेशन 30 मई को आया था। इस बार तो 2 महीना पहले ही एग्ज़ाम है, तो अप्रैल माह में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इतना नज़दीक एग्ज़ाम के पहुंच गए कि नोटिफिकेशन भी आने ही वाला है। अगले से अगले सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए ढंगपूर्वक तैयारी कीजिएगा। अब बोलने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए आप सभी को। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो ईरान और यूएस का जो वॉर है, ये ईरान इजराइल के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब हो गया ईरान और यूएस का वॉर। ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे दिन ट्रंप धमकी देते हैं कि इस तारीख तक का डेडलाइन है, फिर डेडलाइन बढ़ा देते हैं क्योंकि कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह वॉर खिंचता ही चला जा रहा है। माना जा रहा है कि 7 अप्रैल के बाद से कोई गंभीर अटैक ईरान पर में हो सकता है, लेकिन क्या अभी तक अटैक नहीं हुए हैं? क्या हुआ ही तो है। एक ये छोटा सा न्यूज़ है जिसको ज़रा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस प्रकार से वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण से प्रभावित हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये, इसको हम लोग देखेंगे। अगर आज हो पाया तो आज ही, नहीं तो आने वाले वीडियोज़ में। ये टॉपिक नोट करके रख लिया है मैंने, इसीलिए बताया मैंने। कल्पक्कम, आज सबसे पहला टॉपिक यही होगा। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, इसने क्रिटिकलिटी को प्राप्त कर लिया है। क्रिटिकलिटी शुरू हो गया है। क्या होता है क्रिटिकलिटी, क्या इसका तात्पर्य है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं और क्यों इसे कहा जाता है कि सस्टेनेबल रिएक्टर होता है? एक तरीके से कि यह फास्ट ब्रीडर का मतलब ये भी होता है कि ये ईंधन जलाने पर ईंधन ही बनाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ईंधन जलने से इसमें ईंधन का ही निर्माण होता जाता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रूस के बाद भारत है जिसने इसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसमें शीतलक के तौर पर वाटर का, हैवी वाटर का उपयोग नहीं किया जाता है। उसको ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का यही होगा। देखते हैं कि मुद्दा क्या है। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और भारत का परमाणु कार्यक्रम। कल्पक्कम कहाँ पर है? तो इसके लिए आपको भारत के सबसे दक्षिण जाना पड़ेगा। यहाँ पर तमिलनाडु में, तमिलनाडु के भी दक्षिणतम हिस्सों में यह स्थित है। भारत के पहले स्वदेशी 100% इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR ने क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है। इसको ज़रा हम लोग समझेंगे, इस पॉइंट को समझेंगे कि यह होता क्या है। जैसे एक चूल्हा है और वो चूल्हा बहुत धीमी आंच पर जल रहा है। आपको सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, यानी कि अभी के वे को भूल जाइए, के <1। इसको कहा जाएगा सब क्रिटिकलिटी, कि चूल्हा धीमा है। एक चूल्हा है जो बहुत तेज़ जल रहा है, के <1। इसको कहा जाएगा सुपर क्रिटिकलिटी, कि यह भी हमें नहीं चाहिए, ना तो सब चाहिए ना सुपर चाहिए। जहाँ पर के बराबर 1 होगा उसी को कहा जाता है क्रिटिकलिटी, यानी कि चूल्हा से उतनी ही आग निकल रही है जितने पर हमारा खाना आराम से बन जाएगा। ना तो हमें इससे ज़्यादा चाहिए ना तो इससे कम चाहिए। दरअसल में परमाणु रिएक्टर में क्रिटिकलिटी का तात्पर्य यही होता है। इससे आसान भाषा इसके लिए नहीं हो सकता है। इस क्रिटिकलिटी को चूल्हे में तो प्राप्त करना आसान है कि जलावन खींच लिया, डाल दे। चूल्हा में इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि आजकल गैस मिल नहीं रहा है, ठीक है। LPG में भी आसान है कि भाई कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, लेकिन परमाणु रिएक्टर में ऐसा प्राप्त करना बहुत चैलेंजिंग होता है। सालों की मेहनत लगती है तब जाके यह स्थापित हो जाता है। तो क्रिटिकलिटी प्राप्त कर लिया है। क्रिटिकलिटी का अर्थ है कि रिएक्टर के अंदर स्वनिरंतर परमाणु विखंडन, सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रतिक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। स्वनिरंतर का मतलब है सस्टेनिंग, खुद से ही नियंत्रित होगा, यह सस्टेनिंग होगा। एक ईंधन जलेगा दूसरा ईंधन बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसी को कहा जाता है क्रिटिकलिटी के मतलब। अब यह बिल्कुल सही हो गया, हमें यही चाहिए था। सुपर क्रिटिकलिटी में विस्फोट हो सकता है, सब क्रिटिकलिटी हमारे काम का नहीं होता है।
इसी को कहा जाता है क्रिटिकलिटी, जो हमने कल्पक्कम परमाणु संयंत्र में प्राप्त कर लिया है। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया जिसके पास व्यावसायिक रूप से संचालित होने वाला FBR है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ब्रीडर का नाम इसीलिए पड़ा है इसमें कि यह ईंधन जला करके ईंधन पैदा करता है, इसीलिए इसको ब्रीडर नाम दिया जाता है। जापान, फ्रांस, अमेरिका ने सुरक्षा कारणों से अपने कार्यक्रम बंद कर दिए थे, लेकिन हमने इसे चालू रखा और रूस के बाद हमने इसे बिल्कुल सही तरीके से प्राप्त कर लिया है। इस रिएक्टर की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक होगा। 500 मेगावाट के करीब में यह विद्युत उत्पादन कर सकता है। अब जरा समझेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट को कि ब्रीडर काम कैसे करता है। इस प्रक्रिया मार्च 2024 में कोर लोडिंग यानी कि ईंधन हमने डालना शुरू किया था। जैसे चूल्हे में आप जलावन डालना शुरू करते हो ना, वैसे ही हमने ईंधन डालना मार्च 2024 से शुरू किया था। रिएक्टर के कोर में ईंधन असेंबल रखना काम पूरा किया गया था मार्च 2024 में। ईंधन, यह रिएक्टर शुरुआत में यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड MOX ईंधन का उपयोग करेगा, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि ब्रीडर शब्द है, तो MOX का उपयोग जब करेगा और जलने के बाद से यह क्या करेगा, यह फिर से ईंधन ही पैदा करेगा। ये कैसे संभव होगा? कोर के चारों ओर ब्लैंकेट, कोर में तो क्या है MOX है, लेकिन इसके चारों ओर एक ब्लैंकेट का मतलब एक बहुत बड़ा सा परत बिछा देंगे जिसमें क्या होगा, यूरेनियम 238, लेकिन हमें चाहिए 239 चाहिए। तो जब यह अंदर में रिएक्शन होगा, यहाँ से न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा, तो वो न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 को धीरे धीरे करके यूरेनियम 239 में परिवर्तित करेगा और यह जो ब्लैंकेट है यह ईंधन के लिए तैयार हो जाएगा। यह ब्लैंकेट जो है यूरेनियम 238 वो 239 बन करके ईंधन का काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। परमाणु, आप भारी भरकम शब्द होंगे। तत्वतरण के कारण यह 238 नए ईंधन बदल जाता है। सरल शब्दों में यह रिएक्टर जितना ईंधन खपत करता है उससे अधिक ईंधन पैदा कर सकता है, इसलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आसान भाषा मैंने समझाया है, हर किसी को समझ में आ जाना चाहिए। अब एक संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। इस संस्थान का नाम है भाविनी। क्या नाम है इसका? भाविनी। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसका गठन किया गया था। PSU के तौर पर, पब्लिक सेक्टर कंपनी के तौर पर इसका गठन किया गया था, जो किससे जुड़ा होगा, तो नाभिकीय विद्युत उत्पादन से यह जुड़ा होगा। भारत का सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर के निर्माण और संचालन के लिए वर्ष 2003 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तकनीकी चुनौतियों के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई, लेकिन अंततः इसे स्थापित कर ही लिया गया। इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 2003 को हुई थी। प्रशासनिक नियंत्रण या सीधे परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के तहत में काम करता है और DAE भारत में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत डायरेक्ट काम करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत कुछ डायरेक्ट विभाग होते हैं, जैसे स्पेस डिपार्टमेंट जो है यह डायरेक्ट PM के अंतर्गत ही होगा, यह और किसी के अंतर्गत नहीं होता है। उसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है यह भी सीधे प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता है और किसी कंट्रोल में नहीं होता है। भाविनी का मुख्य उद्देश्य क्या था इस संस्थान का? तो प्राथमिक लक्ष्य तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारत के पहले 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण करना, और यह सफलतापूर्वक संभव हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक का महत्व क्या है। हमने दुनिया में दूसरे ऐसे देश बने हैं जिसने इस सफलता को हासिल की है। इसलिए ये सवाल UPSC मेंस, UPSC प्रीलियम अभी आपका जो होगा, BPSC प्रीलियम, मेंस, आपका कोई भी एग्ज़ाम दे, सिविल सेवा का स्तर का, स्टेट लेवल का दें या देश लेवल का दें, जरूर पूछा जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये सब टॉपिक भारत के रणनीतिक बढ़त को दिखाते हैं कि हमने तकनीकी रूप से इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। ठीक है भाइयों बहनों, अब ज़रा हम लोग समझेंगे कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यप्रणाली क्या है और कैसे काम करता है। FBR एक विशेष प्रकार का परमाणु रिएक्टर है।
परमाणु रिएक्टर का क्या काम होता है? बिजली पैदा करना। एक ही परमाणु है, उसका एनर्जी का उपयोग बिजली पैदा करने में कर लो, या तो सारे एनर्जी को विद इन सेकेंड उड़ा दो तो वो बम बन जाएगा। बम में होता क्या है, ये जो यूरेनियम है ये अगले 10 वर्षों में जितना एनर्जी बाहर करेगा वो मैं 10 सेकेंड के अंदर सारा एक साथ बाहर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? बम हो जाएगा। आपने चेरनोबिल देखा है क्या? उसमें यही तो होता है कि अगले 40 सालों में जितना बिजली बनाता वो संयंत्र, वो 40 सेकेंड में बन जाता है, जिसके कारण से ब्लास्ट हो जाता है। तो यही है यूरेनियम। तो इसका रिएक्टर का क्या काम होता है? तो यूरेनियम से बिजली पैदा करना, यही इसका काम होता है। जितना परमाणु ईंधन खपत करेगा उससे अधिक नए ईंधन पैदा करता है, इसलिए इसको FBR कहते हैं। नाम का अर्थ क्या है? फास्ट का मतलब क्या है? तो सामान्य रिएक्टर, भारी जल रिएक्टर। जो सामान्य रिएक्टर होते हैं, भारी जल रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक, मॉडरेटर जैसे पानी या ग्रेफाइट के छड़ का उपयोग किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन FBR में किसी मंदक का उपयोग नहीं होता। FBR में किसी मंदक का उपयोग नहीं होता है। इसमें विखंडन, फ्यूजन बहुत तेज गति वाले न्यूट्रॉन द्वारा किया जाता है। ब्रीडर, यह रिएक्टर एक जादुई मशीन की तरह काम करता है। यह अपने मूल ईंधन प्लूटोनियम जो कोर में है, प्लूटोनियम 239, लेकिन इसके आसपास रखे बेकार यूरेनियम 238 को, जिसको ब्लैंकेट हमने बनाया हुआ है चारों तरफ, को एक उपयोगी ईंधन प्लूटोनियम 239 में बदल देता है, जिसका फिर से उपयोग ईंधन के तौर पर किया जा सकेगा। यानी कि प्लूटोनियम 239 जला और जल करके प्लूटोनियम 239 बन गया, जो हमने ब्लैंकेट के रूप में यूरेनियम 238 रखा था उसमें से। इसी को कहा जाता है ब्रीडर। अब आप और अच्छे से समझ गए होंगे यह कैसे काम करता है। तो रिएक्टर के अंदर मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं, एक होगा कोर और एक होगा इसका ब्लैंकेट। ब्लैंकेट में क्या होगा? यूरेनियम 238 होगा, और कोर में क्या होगा? तो प्लूटोनियम 239 होगा। प्लूटोनियम 239 का जब उससे न्यूट्रॉन निकलेंगे तो यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में वो बदल देते हैं। रिएक्टर के बीच में प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम का मिश्रण रखा जाता है बीच में। जब तेज न्यूट्रॉन Pu 239 टकराते हैं तो वह टूटता है और भारी गर्मी पैदा होती है, जिससे बिजली बनती है। 2 से 3 नए तेज न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस कोर के चारों यूरेनियम 238 की परत बिछाई जाती है। यूरेनियम 238 प्राकृतिक रूप से बहुत पाया जाता है, लेकिन यह सीधे विखंडित नहीं होता। इसके लिए हमें इसको यूरेनियम 239 प्लूटोनियम 239 में बदलना पड़ता है, और यह इस ब्रीडर के द्वारा बदल जाता है, जिसका उपयोग हम कर पाते हैं शीतलक के तौर पर। क्योंकि इससे पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, पानी न्यूट्रॉन को धीमा कर देगा। इसलिए चूंकि यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसलिए मंदक का उपयोग तो होता ही नहीं है। तो इसमें हम FBR को, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए तरल सोडियम का उपयोग करते हैं। तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है, लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है, लिक्विड सोडियम का उपयोग किया जाता है। 3 बार मैंने इसलिए दोहराया है क्योंकि यही सब पॉइंट आपके स्टेटमेंट में बनते हैं। सबसे कठिन सवाल, सबसे आसान सवाल तो यही बनेगा कि हाल ही में भारत ने FBR में क्रिटिकलिटी को कहाँ पर प्राप्त किया है? तो कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में प्राप्त किया है। भारत कौन सा देश है? तो दूसरा नंबर का देश है। ये तो क्या कब कहाँ वाला सवाल हो गया, लेकिन BPSC उससे आगे जा रही है अब, तो आपको ये सब स्टेटमेंट बना करके पूछ सकता है। FBR के लाभ और चुनौतियाँ क्या है? लाभ तो यही है कि ईंधन का अधिकतम उपयोग होता है और यह सस्टेनिंग होता है अपने आप में, परमाणु कचरे में भारी कमी आती है। चैलेंज ये है कि तरल सोडियम को संभालना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि सोडियम हवा और पानी के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेगा। तो ये इसके एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल तरीके से बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इसको हैंडल करना। इसलिए दुनिया में बहुत सारे देश इसका निर्माण नहीं करते हैं। तो रूस के बाद भारत ने इसका सफलतापूर्वक निर्माण किया है, इसको जरूर ही याद में रखिएगा। क्रिटिकलिटी का तात्पर्य क्या होता है? तो परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में क्रिटिकलिटी वह अवस्था है जब एक परमाणु भट्टी के अंदर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया आत्मनिर्भर हो जाती है। इसका अर्थ है कि रिएक्टर के अंदर फ्यूजन की प्रक्रिया एक समान और स्थिर गति से चलने लग गई है। मैंने आपको सामान्य भाषा में बताया था कि उतनी ही आग जितने पर हमारा खाना बन जाए, हमें जब वो मिलने लग जाता है तो हम क्या कहते हैं? क्रिटिकलिटी को प्राप्त कर लिया है हमने।
तो यही चीज़ यहाँ भी है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक होगा, चूँकि यह प्रीलियम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आर्टेमिस 2 जो है अपोलो 13 का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे दूर ह्यूमन ट्रैवल में जो अपोलो का रिकॉर्ड था चंद्रमा तक पहुंचने का, उसको इसने तोड़ा है। चूँकि इलेप्टिकल वे में चल रहा है तो चंद्रमा मून है, मून के ऊपर ऊपर एक चक्कर लगाएगा, तो इसलिए यह अपोलो के तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा चल पाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस अमेरिका ने 50 साल पहले अपोलो पर जाने का दावा किया और मून पर लैंड करने का दावा किया, फोटो वीडियो भी दिखाए, वो दोबारा क्यों नहीं गया? कभी आपने सोचा? इस बार भी उसने लैंड क्यों नहीं कराया? अगर आज से 50 साल पहले उसके पास ऐसी तकनीक थी, तो क्या आपको लगता है कि 50 साल पहले अगर अमेरिका मार्स पर पहुंचा होता तो दोबारा नहीं जाता? बिल्कुल जाता। अगर 50 साल पहले चंद्रमा पर पहुंच गया था, लैंड कर गया था, वहाँ पर कदम रख दिए थे, वहाँ पर उछल कूद करते हुए अमेरिका के झंडा फहराए उन्होंने, और पीछे बैकग्राउंड में एक भी स्टार नहीं दिख रहा है, तो दोबारा क्यों नहीं गया कभी? सोचिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। पुराना रिकॉर्ड 1970 में अपोलो 13 मिशन ने पृथ्वी से अधिकतम 4,0171 किलोमीटर तक की दूरी तय की थी। आर्टेमिस 2 के द्वारा नई दूरी तय की गई है, जिसमें 6,660 किलोमीटर ज़्यादा है। 4,06,771 किलोमीटर यह दूरी अधिकतम मानव के द्वारा। बाकी तो वॉयेजर 1 जो है, वॉयेजर 1 है, या हाँ वॉयेजर 1 है, जो आज तक सबसे ज़्यादा दूरी पर ट्रैवल करने वाला ह्यूमन मेड कोई सैटेलाइट है, तो वो सौरमंडल को भी पार कर चुका है और सौरमंडल से बाहर ट्रैवल कर रहा है। उसी ने हमें पहली बार सारे ग्रहों के फ़ोटो दिए, सबके कक्षाओं के बारे में जानकारी दी, और 1979 से वो ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल करता ही जा रहा है। ठीक है, तो यह जो है ये मानव के द्वारा अब तक तय की गई सबसे अधिक दूरी है। इसे ज़रूर याद रखिएगा। प्रीलिम के दृष्टिकोण से इतना छोटा सा ही टॉपिक था, इसीलिए हमने इसको स्किप किया और आगे आ गए। वर्तमान संघर्ष 1973 के तेल संकट से इसकी तुलना की जा रही है। इस टॉपिक में, इस न्यूज में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कब कब ऐसा ऑयल क्राइसिस क्रिएट हुआ था। 1973 में ऑयल क्राइसिस क्यों क्रिएट हुआ था, इसको भी ज़रा हम लोग समझेंगे। 1973 दरअसल में तेल वाले देशों ने ये फैसला लिया था कि जो भी देश इजराइल का समर्थन करेंगे हम उनको तेल नहीं देंगे। तो अचानक से पूरे वैश्विक स्तर पर तेल का भारी संकट उठ खड़ा हुआ था। इसी के संदर्भ में यह न्यूज़ है। पेट्रो डॉलर को भी इसमें समझाया गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से होने वाले शिपिंग गतिविधि काफ़ी हद तक रुक गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे दावे किए हैं कि जल्द ही ईरान युद्ध खत्म हो जाएगा, ईरान को निपटा देंगे, ETC, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया है। वर्तमान संकट बनाम 1973 का संकट। खाड़ी देश दुनिया का लगभग 20% तेल निर्यात करते हैं। वर्तमान में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से वैश्विक आपूर्ति से लगभग 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल ब्लॉक हो गया है, और अगर तेल हॉर्मुज से पार भी हो जाए तो उसका उत्पादन कम हो गया है। LNG का उत्पादन कम हो गया है। कतर जो दुनिया का सबसे ज़्यादा LNG उत्पादन करने वाले देश में से एक है, उसके यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो गया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति से केवल 4.5 मिलियन BPD तेल हटाया है। यानी वर्तमान संकट कहीं अधिक ज़्यादा बड़ा है 1973 के तुलना में। 1973 की घटनाएं क्या है, तो योम किप्पूर युद्ध है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। PT में कभी कभार मैच करने को दे दिया जाता है, क्योंकि यह 1947 के बाद का घटनाक्रम है, तो सम टाइम कभी कभार पूछ लेता है इस तरह की चीज़ें। 1973 में सीरिया और मिस्र के नेतृत्व में 1973 गठबंधन ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था कि इजराइल को मिटा देंगे, और यह युद्ध बहुत इंटरेस्टिंग है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर उड़ते हुए इन सारे देशों के एयरफोर्स को विद इन आवर तबाह कर दिया। उन्होंने सबको ख़त्म कर दिया ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही, जिससे उनके सारे जो ऑपरेशन थे एयरफोर्स वालों, सारा का सारा धरा ही रह गया। 3 दिन के अंदर इजराइल ने इन सारे देशों को निपटा दिया था। अमेरिका ने इस युद्ध में इजराइल पर 2.2 बिलियन की आपातकालीन सहायता भी प्रदान की। इस युद्ध में इजराइल विजयी हुआ। अमेरिका पर दबाव डालने के लिए अरब देशों ने अमेरिका को तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। अरब देशों ने क्या कहा कि भाई अमेरिका, हम आपको
तेल ही नहीं देंगे। उस समय अरब देशों के पास में स्पाइन हुआ करते थे, रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। अब तो सारे ऐसे झुके पड़े हैं अमेरिका के सामने कि ये तक नहीं बोल पा रहे हैं कि युद्ध रोक लो। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके लिए सरेआम पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषा यूज की वो तो मैं बता भी नहीं सकता। सड़क पर चलने वाला कोई बहुत घटिया इंसान जो गाली देता है ना, वो भाषा, एग्जैक्ट वही भाषा। लेकिन ये भी नहीं बोल पाए कि आपने गलत बोला है। स्वर्ण मानक का त्याग किया गया। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अमेरिका के प्रति अरब देशों का अविश्वास बढ़ रहा था। 1971 निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को सोने से अलग कर दिया और इसके बाद डॉलर का मूल्यन के कारण से तेल उत्पादक देशों के राजस्व में भारी कमी आ गई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा डॉलर को सोने से अलग कर दिया। इन्होंने जो डॉलर और सोना की डिपेंडेंसी थी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और डॉलर के अवमूल्यन के कारण से, डिवैल्यूएशन के कारण से ये जितने खाड़ी देश थे सब खड़े हो गए कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, राजस्व में इनकी कमी आ गई। तेल की कीमतों का प्रभाव पड़ा। तत्कालीन फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष आर्थर बर्न्स ने ध्यान दिया था कि 1973 में औद्योगिक वस्तुओं की थोक कीमतें सालाना 10% से अधिक से बढ़ रही थी। 1974 तक अमेरिका में तेल के एक बैरल की कीमत 4 गुना तक हो गई थी। यह है 1973 का संकट, जिसके पास से अमेरिका को ईंधन की राशनिंग करनी पड़ी। बचाने के लिए गति सीमा और लोगों की खपत पर भी कई सारी कटौती लागू की गई। यह पहला और आखिरी बार था जब अमेरिका ने तेल संकट का सामना किया था। उसके बाद से अमेरिका ने पूरे दुनिया में तबाही मचाई और अपना तेल का भंडार सिक्योर करके रख लिया। हाल फिलहाल वेनेजुएला और अब ईरान का जो तेल भंडार था उसमें उन्होंने आग लगा रखी है। पेट्रो डॉलर व्यवस्था का जन्म 1975 में तेल की कीमतों में 300% की वृद्धि के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया। सऊदी अरब ने अपने तेल निर्यात की कीमत विशेष रूप से डॉलर में तय करने और अपने विशाल तेल राजस्व अधिशेष को अमेरिकी वित्त प्रणाली में फिर से निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। इसे ही पेट्रो डॉलर व्यवस्था कहा जाता है, जिसके द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेट्रोल और डॉलर इनको एकीकरण कर दिया कि अब अगर डॉलर के साथ छेड़छाड़ होगा तो पेट्रोल के साथ होगा, और अगर पेट्रोल के साथ आपने छेड़छाड़ की तो डॉलर के साथ छेड़छाड़ होगा, जिससे उनकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लगभग उनके हाथ से तेल सॉवरेनिटी जो था वो चला ही गया, अमेरिका के पासों में ही चला गया। अन्य आपूर्तिकर्ताओं ने भी सऊदी अरब का अनुसरण किया। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश को कच्चा तेल खरीदने के लिए लगातार डॉलर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अगर तेल चाहिए तो डॉलर खरीदो, डॉलर में ही इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है और किसी करेंसी में होना ही नहीं चाहिए। इसी पेट्रो डॉलर को अभी रूस ने चैलेंज किया है कि हम जितने भी गैस की आपूर्ति करेंगे यूरोप को या तेल बेचेंगे उसका भुगतान हम चीनी युआन में लेंगे। तो पेट्रो डॉलर जो है कि डॉलर आप चाहिए पेट्रोल खरीदने के लिए वो कमज़ोर हो रहा है। देश अपने स्तर पर मुआहदे कर रहे हैं, अपने स्तर पर समझौते कर रहे हैं। जैसे सैंक्शन लगने से पहले भारत और ईरान जो है, भारत अन्न खाद्यान्न देता था ईरान को, बदले में तेल लेता था, है ना। तो ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं पेट्रो डॉलर को चैलेंज कर रहा है। अगर फिर से अमेरिका तेल के स्रोतों पर कब्जा कर लेता है सारे, तो फिर से पेट्रो डॉलर को स्थापित कर पाएगा, नहीं तो पेट्रो डॉलर का जो सिद्धांत है वो कमज़ोर हो जाएगा। यही आपको समझाना था मुझे कि पेट्रोल और डॉलर एक दूसरे से बंधे हुए हैं कि कोई भी पेट्रोल या डीजल खरीदोगे, कुछ भी आप खरीदेंगे तो आपको डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। यद्यपि अरब देशों के प्रतिबंध का लक्ष्य भारत नहीं था, लेकिन भारत इस झटके से अछूता नहीं रहा था। ओपेक ने भारत के लिए दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली बनाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि आपको भी इसका भुगतान बनना पड़ेगा। आयात बिल में उस समय उछाल आया था। हमारे घरेलू परिणाम ये हुए थे, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उस समय हमारी आर्थिक स्थिति वैसी भी नहीं थी कि हम इन चीज़ों का सामना कर पाए। मई 1974 में रेलवे में हड़ताल हुआ था। भारत की अब तक की सबसे बड़ी रेल हड़ताल थी, जिसे 20 लाख श्रमिकों ने भाग लिया था क्योंकि मजदूरी पर प्रभाव पड़ रहा था। आपातकाल की नींव पड़ी थी, देश में अव्यवस्था हो गया था और 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा जो की थी वो सब के सब इसी तेल संकट और देश के संकट से एक चेन में जुड़ा हुआ यह प्रणाली है जो आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा था।
इसीलिए मैंने हिस्ट्री के पॉइंट समझाए हैं कि जब तेल और गैस का संकट आता है तो देश की आंतरिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि सरकार को मजबूरन आपातकाल लगाना पड़ा था 1975 में। आज भी स्थिति बहुत खतरनाक है, लेकिन आज वैसा अपोजिशन नहीं है। जेपी जैसा कोई नायक नहीं है जो सरकार को घुटने पर ला सके, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने फेस किया था। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने पढ़ाया है आपको। आज तक का यहीं पर रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ाने में 20 से 25 मिनट मिनिमम लगेंगे। काफ़ी डिटेल टॉपिक है ये। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। पेट्रोल डॉलर क्या है उसे भी समझा है। पेट्रोल और जीवाश्म जो भी फॉसिल फ्यूल हैं उनको खरीदने के लिए डॉलर में भुगतान करना अनिवार्य होगा, यही था पेट्रोल और डॉलर। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।